जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउ उन दोनों के साथ फाइनली श्रेक एकेडमी पहुंच गया है और वहां वो दोनों उस गेट के सामने अब खड़े हैं। टैंग क्या बताती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी है और इसका नाम श्रेक एकेडमी है। जो लोग इस श्रेक एकेडमी में एक्सेप्ट हो जाते हैं वो ताकतवरों के भी ताकतवर बन जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पीपल्स का बर्थ प्लेस है। यू हाउ इसकी सुंदरता को देखकर हैरान है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और यहाँ कई लोग काम कर रहे हैं। टैंग क्या कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ एडमिशन करवा दूंगी और ये सुनकर यू हाउ हैरान हो जाता है कि भला वो इसके हार्ड एग्जाम को कैसे पास करेगा। लेकिन टैंग क्या कहती है कि टैंग शान जो हमारी टैंग सेक के सिस्टर हैं वो श्रेक एकेडमी से ही पढ़े थे और जब टैंग सेक बना था तब श्रेक एकेडमी के सभी ग्रेजुएट्स ने टैंग सेक को ज्वाइन कर लिया था और जो प्यार का रिश्ता टैंग सेक और श्रेक एकेडमी में बना वो अभी तक कायम है, जिस वजह से श्रेक एकेडमी हर साल टैंग सेक के लिए कुछ सीट हमेशा छोड़ती है और अब मैं ये सीट तुम्हें दे रही हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, लेकिन बीबी उसे कहता है कि यहाँ तुम क्योंकि नए हो इसलिए हर 3 महीने में तुम्हारा एग्जाम होगा और तुम्हें उसे पास करना होगा एक्सपेल ना किए जाने के लिए। यू हाउ कहता है कि वो पूरी मेहनत करेगा इन एग्जाम्स के लिए और अब टैंग उसकी विल पावर को देखकर उसे रिवॉर्ड में सोल स्टोरेज का जिसका नाम 24 ब्रिज मून बेल्ट देती है और इसमें ये अपनी चीजें स्टोर कर सकता है। अब ये खुशी खुशी आगे श्रेक सिटी के अंदर जाते हैं और यहाँ हर तरफ सोल गाइड थे जो कि उनकी एक तरह से टेक्नोलॉजी है। ये सोल गाइड का यूज करके अलग अलग काम करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है उनके यहाँ सोल गाइड है एनर्जी का फॉर्म। और ये श्रेक सिटी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। यू हाउ एक राजकुमार है लेकिन फिर भी अपने महल में उसने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी। बीबी यू हाउ को बताता है कि श्रेक एकेडमी का जो आज करंट स्टेटस है वो 4000 साल पहले जो युद्ध हुए थे उनकी वजह से बना था। दोलो कॉन्टिनेंट और रियो कॉन्टिनेंट के बीच जब फाइट हुई तो दोलो कॉन्टिनेंट के सभी अलाइड फोर्सेस ने रियो कॉन्टिनेंट के खिलाफ टैंग सेक के हिडन वेपन्स का यूज करके उन पर हमला किया, लेकिन रियो एम्पायर के पास सोल गाइडेड वेपन्स थे जिस वजह से दोलो कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि टैंग सेक के हिडन वेपन कमजोर थे, टैंग सेक के पास तो काफी ज्यादा हिडन वेपन्स थे और कुछ हिडन वेपन्स तो गॉड को भी घायल कर देते थे, लेकिन वो पावरफुल हिडन वेपन सिर्फ टैंग शान और लू गाओ जो कि बहुत समय पहले डिवाइन क्राफ्टमैन थे सिर्फ वो ही बना सकते थे। कॉमन हिडन वेपन सोल गाइडेड वेपन के आगे कमजोर पड़ गए जिस वजह से दोनों कॉन्टिनेंट के एलाइड फोर्सेस हारने लगे। लेकिन तभी श्रेक एकेडमी के फॉर्मदीन युद्ध में कूदे और उन्होंने 60 गैंग और दोलो को इकट्ठा कर लिया जिससे परिस्थितियां उन्होंने बदल दी और रियो एम्पायर को हरा दिया। अब श्रेक एकेडमी किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करती, ये अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है और फिर जब से दोलो कॉन्टिनेंट की जीत हुई तब से ही टैंग सेक का डिक्लाइन शुरू हो गया। ये बात करते करते ट्रैवल भी कर रहे हैं और ये एक लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे हैं। यू हाउ पूछता है कि क्या सोल गाइड सच में इतने ताकतवर हैं? क्योंकि जिंगलो एम्पायर में तो मैंने रियली ही कोई सोल गाइड देखा होगा। जिस पर बीवी कहता है कि दोलो कॉन्टिनेंट के 3 किंगडम्स में तो सोल मास्टर्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल माने जाते हैं और इसलिए बहुत सारे सोल मास्टर्स सोल गाइड टूल्स को ठुकरा देते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि ये उनके अपनी पार नहीं है। सोल गाइडिंग पावर कोई साधारण शक्ति नहीं है और इसके सोल मास्टर के ऊपर जो इसे यूज करता है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सोल गाइडिंग टूल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो सोल पावर को खींचता है। मींस ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो सोल पावर की एनर्जी को अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इसे अलग अलग एलिमेंट्स जिसे हाइड्रोथर्मल प्लांट जैसी चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एक फायर सोल मास्टर इसका यूज करके आइस सोल स्किल का यूज भी अब कर सकता है। इसलिए जो पहले बैटल रूल्स थे कि सेम एट्रीब्यूट के लोग एक साथ बैटल करेंगे वो रूल अब एप्लीकेबल नहीं होता है। जो ये लोगों के पास लाइटर है इसके अंदर भी सोल गाइडिंग टूल है जो यूजर की सोल पावर को खींचकर उसे आग में कन्वर्ट कर देता है। और अब क्योंकि एट्रीब्यूट्स का ज्यादा महत्व नहीं रहा इसलिए अब सोल रिंग्स की इम्पोर्टेंस सोल मास्टर्स के बीच कम होने लगी है और अब हजारों लोगों के पास सोल गाइडिंग टूल्स हैं। लेकिन एरोस्टैटिक क्लास अभी भी इस सोल गाइडिंग टूल को रिजेक्ट कर रही है। एरोस्टैटिक का मतलब जो लोग बहुत बड़े और रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं
वो लोग इसको अभी भी रिजेक्ट कर रहे हैं। यू हाउ पूछता है कि नॉर्मल लोग क्यों इसको बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस पर बीवी बताता है कि इनकी दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो सोल मास्टर्स हैं और ज्यादातर वो लोग हैं जो नॉर्मल हैं और उनकी सोल पावर वीक है। वो बस अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और इस सोल गाइडिंग टूल से वो बहुत आसानी से ऐसा कर पा रहे हैं। अब वो एक ट्रैम में बैठे हैं श्रेक एकेडमी तक जाने के लिए और वो ट्रैम भी ड्राइवर की सोल पावर को सोल गाइडिंग टूल की मदद से लोकोमोटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके चला रही है। यू हाउ समझ जाता है कि तांग्या सेक्ट मास्टर है, इसलिए वो सोल गाइड को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन हिडन वेपन्स कहाँ तक सोल गाइडेड वेपन्स का मुकाबला कर पाएंगे? वो लोग श्रेक सिटी में सुंदर सुंदर जगह ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली वो श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं। वहाँ एक जूनियर बीबी का स्वागत करता है और बीबी उसे यू हाउ से मिलवाता है और इसे इसके बारे में बताता है कि टैंग सेक्ट से ये यहाँ एडमिशन लेने को आया है। वो लोग अब अंदर जाने लगते हैं। यू हाउ उनके बात करने के ढंग से समझ आता है कि बीबी की यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस है। वो श्रेक एकेडमी बहुत ज्यादा बड़ी है और जैसे ही वो एंटर करते हैं वहाँ उन्हें 7 श्रेक टेबल्स जो अब सभी गॉड्स बन गए हैं, इनकी मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं और बीबी यू हाउ को सभी के बारे में एक एक करके बताता है कि ये मिस्टर दाइंग है जो कि वॉर गॉड थे और यू हाउ समझ जाता है कि वो मिस्टर दाई के खानदान से ही है, लेकिन वो इस बात को निकाल देता है कि उसका कोई भी रिलेशन उस गंदे खानदान से नहीं है। वो ऑस्कर, मोटू, निंग रोंग रोंग, जीवू, तांग शैंग, कैट गर्ल सभी के बारे में बताता है। वो सभी तांग शैंग के आगे रिस्पेक्ट पे करके आगे बढ़ते हैं और आगे तीनों मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, डीन फ्रांडर और अर्लॉन्ग की मूर्ति थी और यही तीनों श्रेक एकेडमी के फाउंडिंग फिगर्स थे और इनको साथ में गोल्डन आयरन ट्रायंगल बुलाया जाता है। अब बीवी बताता है कि यहाँ से हम लोग अलग हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में मार्शल सोल डिवीजन है और राइट में सोल गाइड डिवीजन है और ये श्रेक एकेडमी के 2 डिवीजन हैं और ये दोनों ही आउटर कोर्ट में बने हुए हैं। श्रेक एकेडमी 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला इनर कोर्ट, दूसरा आउटर कोर्ट। आउटर कोर्ट यार्ड में स्टूडेंट्स 6 साल तक रहते हैं और फिर उसके बाद वो इनर कोर्ट में जाते हैं और यहाँ के साउथ में हाइशेन आइलैंड और गोल्डन एरिसन ट्री एकेडमी है। तो असलियत में इनर कोर्ट यार्ड के अंदर वाले लोग ही असल में श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। श्रेक एकेडमी का मोटो सिर्फ खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करना है जो कि जीनियस हो, इसलिए इनर कोर्टयार्ड के अंदर सिर्फ वो ही जा सकता है जो बहुत ताकतवर हो। वो सिर्फ हीरे को और ज्यादा तराशने का काम करते हैं। आउटर कोर्ट से श्रेक एकेडमी ने बाकी किंगडम्स के रिक्वेस्ट करने पर बना दिया ताकि उनके एम्पायर के बच्चे भी इतने बड़े एकेडमी में पढ़ सके। बीबी और तांग्या दोनों ही 3rd ईयर में है आउटर कोर्ट के और 3 साल बाद ये दोनों इनर कोर्टयार्ड के एग्जाम देंगे। यू हाउ सोचने लगता है कि ये दोनों तो इतने ताकतवर हैं, फिर भी ये अभी तक आउटर कोर्ट में है। लेकिन तभी बीबी कहता है कि इनर कोर्टयार्ड के अंदर सिर्फ लाखों में एक ही जा पाता है, यानी अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे तो सिर्फ एक ही बच्चा पास होगा। बीबी कहता है कि वो एक बार इनर कोर्टयार्ड के सीनियर से मिला और वो सीनियर स्टार तो फॉरेस्ट गया और उसने सिर्फ अपने हाथों से ही 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मार गिराया और उसे अधमरी हालत में ही एकेडमी के अंदर ले आया, जिससे कोई दूसरा स्टूडेंट उसे मारकर उसकी स्पिरिट रिंग को ले सके। ये जरूर उसका टास्क होगा। अब वो चलते चलते सोल गाइड डिवीजन में आ जाते हैं और इस बिल्डिंग के आगे 4 एलिमेंट्स ऑफ विंड, फायर, वाटर, लाइटनिंग के एंसेस्टर्स की मूर्तियां हैं जो कि श्रेक एकेडमी में आकर मर्ज हो गई थी। अब वो अंदर जाकर यू हाउ के लिए यूनिफॉर्म ले लेते हैं और उसे क्लास 1 में डाल दिया जाता है और इन्होंने इसकी 1 साल की फीस भी भर दी है और अगले साल से यू हाउ को खुद से फीस भरनी होगी। यू हाउ उनको धन्यवाद कहता है और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते बात करते हैं जिसमें बीबी बताता है कि आउटर कोर्ट में ज्यादातर सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनके लिए कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर टीचर्स रखे हैं। अब यू हाउ अपने हॉस्टल में जाता है और वहाँ एक बुढ़े आदमी जो वहाँ लेटा है उससे पूछता है कि रूम नंबर 201 कहाँ है, जिस पर वो बुढ़ा आदमी उसे रास्ता बता देता है और वो वहाँ से जाने लगता है।
उसका रूम बहुत अच्छा और बहुत एडवांस है, जहाँ हर तरह की सुविधा है। यू हाउ का रूममेट अभी नहीं आया है और वो बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है, क्योंकि बीबी ने जो उसे टंग सेट की जुआन स्क्रॉल टेक्निक सिखाई है, वो बस प्रैक्टिस से ही उन्हें अब अच्छे से सीख सकता है। वो अब मेडिटेट करने बैठ जाता है और वहाँ उसके स्पिरिचुअल रियलम में स्काई ड्रीम उससे कहती है कि ये स्किल बहुत अच्छी है, ये तुम्हें सूट कर रही है और इससे तुम्हारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। और वो पर्पल जेमिनी जो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ मार्शल सोल से एकदम मैच कर रही है। फाइनली चलो, तुम्हारे पास बेसिक अटैक स्किल तो आया। अब वो सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन पूछता है कि क्या जब मैं तुम्हें देखना चाहूँगा तुम आ जाओगे? जिस पर स्काई ड्रीम कहता है कि जब तुम खतरे में होंगे मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो और अब मुझे सोने दो। अब यू हाउ मेडिटेट करने के बाद अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर बाहर जाता है और डिनर हॉल में हर तरफ श्रेक डेविल्स के एडवेंचर्स की तस्वीरें लगी हुई थी और यहाँ 5 स्टार होटल की तरह टेबल सजी थी। लेकिन वो अभी इतने महंगे डिनर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ एकेडमी इन्हें कुछ टास्क देती है, जिनके बदले में इन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी थोड़े टाइम बाद वो ये सब अफोर्ड कर सकता है। वो फिर से अपने रूम में जाता है और उसका रूममेट एक लड़की होती है, जिससे वो देखते ही रह जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउ जब अपने रूम में गया तो उसका रूममेट वहां आ चुका था और उसको देखकर वो बहुत खुश होता है। ये रूममेट एक लड़का ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट है। रूममेट उसको एरोगेंस में देखता भी नहीं है और बाहर निकलकर उसको कहता है कि अगर तुम्हें मेरे संग रहना है तो कुछ रूल्स को मानना होगा। किसी को भी रूम में मत लेकर आना। रूम में तुम नंगे नहीं रहोगे 1 सेकंड को भी। तुम्हें बिना खराटों के सोना होगा और मुझे परेशान नहीं करोगे। रूम में हमेशा साफ सफाई करनी होगी और मेरे बेड से दूर रहना होगा। ये सुनकर यू हाउ को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें पीटकर मैं बाहर निकाल दूंगा। यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लो। यू हाउ भी कहता है कि तो तुम आ ही जाओ। वो फिर नीचे जाकर लड़ने का डिसाइड करते हैं। इस लड़के का नाम वैंग डोंग है और वैंग डोंग कहता है कि मैं तुम्हें याद करूंगा, क्योंकि अब तुम इस एकेडमी को छोड़कर जाने वाले हो मेरे डर से। वो दोनों नीचे लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। वैंग दाओ बहुत ताकतवर है और वो यू हाउ पर भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर यू हाउ अपने स्पिरिट आइज का यूज करता है और उसके अटैक को लोकेट करके उससे बचता है। वहाँ वो ही बुढ़ा आदमी इनको देख रहा है और सोचता है कि यू हाउ की बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी ये इससे डॉज करने में कामयाब हो जा रहा है। वैंग दाओ पूरी कोशिश कर रहा है इसे हराने की, लेकिन बार बार वो अपनी आइस की मदद से और घोंसली ट्रेस की मदद से उससे बचने में कामयाब हो रहा है। और फिर जब वो उस पर काउंटर अटैक करता है तो वैंग दाओ उसके अटैक को रोककर उसे धक्का दे देता है। यू हाउ को समझ आ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हार जाएगा, इसलिए वो जियान यूनहांड्स का यूज करता है। लेकिन बॉडी के कमजोर होने की वजह से वो अब भी कमजोर पड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वो अपने हाथ से खिड़की को पकड़ लेता है और फिर जो स्काई ड्रीम ने उसे 4 सोल टेक्निक दी थी उसमें से एक को यूज करता है। इस टेक्निक का नाम सोल शॉक है और सोल शॉक का अटैक जब उस पर पड़ जाता है तो उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए चक्कर खा जाता है और इसी का फायदा उठाकर यू हाउ उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसको हार मानने पर मजबूर कर देता है और फाइनली यू हाउ ये लड़ाई जीत जाता है। यू हाउ कहता है कि अगर मेरे पास चाकू होता तो अभी तक तुम मर चुके होते, और ऐसा नहीं है कि मैं उन 5 चीजों को नहीं करूँगा जो रूल्स तुमने बताए हैं, बल्कि मैं करूँगा, लेकिन डर के मारे नहीं, बल्कि रूममेट होने के तौर पर एक रिस्पेक्ट के लिए करूँगा। और सच बताऊं तो मुझे भी ये पता है कि अगर तुम सच में अपनी सोल पावर का यूज करके लड़ते तो मैं कब का हार गया होता, लेकिन अब क्योंकि तुम हार गए हो इसलिए कभी मेरी इंसल्ट मत करना,
ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और वैंग डोंग को भी ये बात सही लगती है। अगले दिन सुबह जब यू हाओ मेडिटेट कर रहा होता है तब उसको 7:30 का जब अलार्म सुनता है और उसका रूममेट क्लास के लिए जा रहा होता है तो वो भी थोड़ी देर बाद जाने का डिसाइड करता है। बाहर जाकर वैंग डोंग अपनी साइकिल पर, जो कि सोल गाइडेड टूल से चलती है, उसका यूज करके क्लास में जाने लगता है। वो बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए रास्ते में लड़कियां जब उसे देखती हैं तो वो उसकी दीवानी हो जाती हैं। वहीं अब अनाउंसमेंट होने लगती है कि तुम्हारे पास क्लास में पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट है और जो 5 मिनट के बाद आएगा उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी बच्चे, जिनमें यू हाओ भी शामिल है, वो भी जल्दी जल्दी दौड़कर क्लास में जाने लगता है। वहाँ अब उनकी टीचर आती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो अपना नाम मंडे बताती है और कहती है कि मेरी क्लास में रविश लोग नहीं पढ़ सकते, मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स को पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए वो लोग खड़े हो जाओ जिन्होंने अभी लड़ाई की है। सिर्फ यू हाओ और वैंग डोंग ने लड़ाई की होती है, इसलिए वो दोनों खड़े हो जाते हैं और ये देखकर टीचर बहुत डिसअपॉइंट होती है कि ये लोग मॉन्स्टर बनना चाहते हैं और सिर्फ 2 लोगों ने ही आपस में लड़ाई की। इसलिए वो गुस्से में बाकी सभी बच्चों को पनिशमेंट दे देती है और उन सभी को ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने को कहती है। जो लोग टाइम के अंदर 100 चक्कर नहीं लगा पाएंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये अजीब चीज सुनकर बच्चों को बहुत बुरा लग रहा है और एक पूछता है कि अगर हमने लड़ाई नहीं की है तो हमें ये पनिशमेंट क्यों मिल रही है, जिस पर वो गुस्से में कहती है कि क्योंकि ये मैं कह रही हूँ और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बाहर जा सकते हो। वो अपनी सोल रिंग्स बाहर निकालती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बाहर जाने लगते हैं और क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 घंटा है 100 चक्कर लगाने के लिए, यू हाओ और वैंग डोंग टीचर के सामने आते हैं और टीचर कहती है कि तो तुम थे जो लड़ रहे थे, तो बताओ तुम किससे लड़ रहे थे। जिस पर यू हाओ कहता है कि हम दोनों ही लड़ रहे थे और हम दोनों रूममेट्स हैं, हम दोनों में किसी चीज को लेकर लड़ाई हो गई। जिस पर वो टीचर कहती है कि ओह तो तुम रूममेट्स हो, रूममेट बहुत बढ़िया लड़ते हैं और रूममेट ज्यादातर साथ में ही प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम दोनों भी जाओ दौड़ने के लिए बाहर और 100 चक्कर लगाओ। ये सुनकर दोनों को गुस्सा आता है कि अब उन्हें ये पनिशमेंट क्यों, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट टीचर के आगे वो कर भी क्या सकते हैं। इसलिए यू हाओ वैंग डोंग को अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि बहस का कोई फायदा नहीं, हम इन टीचर से नहीं जीत सकते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें श्रेक एकेडमी से बाहर नहीं निकलना है और इसलिए उन्हें टाइम के अंदर 100 चक्कर मारने ही होंगे। वैंग डोंग पूछता है कि तुमने कौन सी स्किल का यूज किया था मुझे हराने के लिए। वो दोनों अब और भी ऐसी ही बातें करने लगती हैं और उनमें दोस्ती होने लगती है धीरे धीरे। और वैंग डोंग अब उससे कहता है कि यहाँ सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी तंग करे तो तुम मुझसे कह देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिस पर यू हाओ, जो अभी भी उससे चिढ़ा हुआ है कल के लिए, वो कहता है कि तुम ये मत भूलो कि मेरी लेवल सिर्फ 11 है और फिर भी मैंने तुम्हें हरा दिया, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वैंग डोंग को अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे दोस्ती करने लगता है और दोनों साथ में भागने लगते हैं। अब भागते भागते टाइम पूरा हो जाता है और वैंग डोंग वो टाइम से पहले ही 100 चक्कर पूरे कर लेता है और बाकी बच्चे भी अब ये चक्कर पूरे कर रहे हैं। टाइम पूरा होने को ही होता है, लेकिन तभी वहाँ सीढ़ियों पर यू हाओ थककर गिर जाता है और अगर अब वो टाइम से पहले फिनिश लाइन तक नहीं आ पाया तो वो श्रेक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वैंग डोंग उसके पास जाकर अपनी बटरफ्लाई विंग्स का यूज करता है और उसे उड़ाकर फिनिश लाइन तक ले आता है। उसकी बटरफ्लाई विंग्स को देखकर टीचर भी शॉक होती है क्योंकि ये सबसे सुंदर विंग्स हैं इस मेन लैंड में। यू हाओ वैंग डोंग को धन्यवाद बोलता है, यानी उसकी तरफ से भी अब दोस्ती हो गई है। अब टीचर जुओ कहती है कि जिनका मैं नाम लूंगी वो लोग अपने बैग पैक करके इस एकेडमी को छोड़कर वापस चले जाएंगे। वो कुछ बच्चों का नाम लेती है और उनमें एक ऐसा बच्चा भी था जिसने रेस टाइम पर कंप्लीट कर दी थी, लेकिन उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। वो बच्चा पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने तो टाइम पर रेस कंप्लीट की। जिस पर टीचर कहती है कि तुमने 2 चक्कर साइकिल पर लगाए थे, जिस वजह से तुम्हारी असली चक्कर सिर्फ 98 हैं और अब टाइम अप हो चुका है, इसलिए तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है। जिस पर वो गुस्से में कहता है कि यू हाओ ने भी तो वैंग डोंग की मदद ली है,
इसको क्यों नहीं बाहर निकाल रहे, जिस पर टीचर कहती है कि मैंने हेल्प लेने से मना नहीं किया था और एक टीम में हेल्प करना तो तुम्हारा टीम वर्क को दिखाता है और युद्ध में लड़ाई अकेले ही नहीं बल्कि टीम वर्क की मानी जाती है। और फिर सभी बच्चे क्लास में जाते हैं और क्लास के अंदर टीचर उन्हें थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगती है, जैसे मार्शल सोल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वगैरह वगैरह। वो यू हाउ से उसकी फिर सोल पार पूछती है कि जिसमें जब सभी को पता चलता है कि उसकी सोल पार 11 है तो सभी शॉक हो जाते हैं कि इतना कमजोर बच्चा श्रेक एकेडमी में कैसे आया, क्योंकि मिनिमम सोल पार तो 15 होनी चाहिए। सब समझ जाते हैं कि ये टैंक सेट की तरफ से गेस्ट कोटा से आया है। वो कहती है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वहीं बाहर खड़ा वैंग डोंग सोच में है कि आखिर टीचर ने उसको अकेले में क्यों बुलाया है और वो उसे क्लास में भी प्रोटेक्ट कर रही है। आखिर टीचर को उसमें ऐसा क्या दिख रहा है? उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। शायद चाहे उसकी मेंटल पावर स्ट्रांग ना हो, अगर फ्यूचर में भी वो इतना ही कमजोर रहा तो कोई भी उससे बात नहीं करेगा। वो उसे बताता है कि टीचर कहती है कि अब समझ आया कि टैंक सेट ने तुम्हें क्यों यहाँ पर अपने कोटा से पढ़ाने के लिए भेजा। वो फिर उसे अपने साथ डिवीजन ऑफ स्पिरिट गाइड्स में ले जाती है, जहाँ पर सोल गाइड का यूज करके कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। टीचर्स वो उसे बहुत ही सीक्रेटिव और प्रोटेक्टिव जगह में लाई है, जहाँ कई स्टूडेंट सोल गाइड टूल्स पर काम कर रहे हैं। और वहाँ टीचर्स वो यहाँ के इंचार्ज के पास उसे लाकर कहती है कि ये बच्चा स्पिरिट गाइडिंग टूल के लिए एकदम परफेक्ट है। इंचार्ज यू हाउ को अच्छे से देखता है और कहता है कि इसकी बॉडी कमजोर है और ये सबसे वीक वाला सोल गाइड टूल भी यूज नहीं कर पाएगा यहाँ पर। लेकिन टीचर्स वो के इंसिस्ट करने पर वो उसे मौका देने को मान जाता है और यू हाउ वहाँ अपनी सोल टेक्निक का यूज करता है और इंचार्ज के आसपास की चीजों को स्लो बना देता है। इंचार्ज के आसपास की सारी चीजें जो कि 10 मीटर की रेंज में है, उनको इंचार्ज स्लो मोशन में फील कर पा रहा है। वो इससे शॉक हो जाते हैं कि ये इस पावर को अपने टीममेट को भी शेयर कर सकता है। वो इससे इम्प्रेस होकर पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हारे पास केवल 10 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग से कैसे आई। यू हाउ याद करता है कि स्काई ड्रीम ने उसे बताने से मना किया था, इसलिए वो सिर्फ यही कहता है कि ये उसकी सोल टेक्निक है। ये टेक्निक इसके पास होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए टीचर्स वो इंचार्ज से कहती है कि क्या कोई चांस है इसकी घोस्ट स्कल म्यूटेशन को ट्रिगर करने का। इंचार्ज हाँ कहता है और अपनी असिस्टेंट कायतू को बुलाकर यू हाउ को फायर कैनन के पास ले जाने को कहता है। कायतू उसको फायर कैनन प्रैक्टिस एरिया में ले जाने लगता है और इंचार्ज टीचर जू से कहता है कि मैं 12 साल से भी ज्यादा सालों से यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ और यू एम्पायर के बाद हमने बहुत ज्यादा खतरनाक स्पिरिट गाइड टूल बनाए हैं और वो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कमी है तो सिर्फ उसके यूजर की। हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो उसको यूज कर पाए। स्पिरिट गाइड टूल्स को यूज करने के लिए सोल पावर का यूज होता है और हम इसे हायर स्केल पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैंने बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स टूल्स बनाए हैं, लेकिन कभी उन्हें स्पिरिट मास्टर्स को देने का नहीं सोचा। हालांकि कुछ स्पिरिट मास्टर्स इनको यूज करते हैं, इसलिए अगर हम स्पिरिट गाइड टूल्स में और ज्यादा एडवांसमेंट ला सके तो ये हमारी एकेडमी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। कायतू यू हाउ को फायरिंग रेंज में ले जाता है और खुद स्पिरिट गाइडिंग टूल गन पहन लेता है और वो टारगेट पर शूट करता है और उसका निशाना काफी अच्छा है। वो सभी टारगेट्स को शूट कर देता है और नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है। अब उसके सामने मूविंग टारगेट्स है जो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है मानो वो आसमान में किसी पक्षी पर उड़कर किसी और उड़ने वाले जानवर पर हमला कर रहे हैं और उन्हें शूट करके सभी को मारना है। कायतू सभी पर शूट करता है और अब यू हाउ अपनी सोल टेक्निक का यूज करके उनके आसपास की जगह को स्लो कर देता है, जिससे उनके लिए ये टारगेट्स बहुत धीरे धीरे मूव होने लगते हैं और वो सभी पर निशाना लगा देते हैं सिवाय एक के, क्योंकि वो टारगेट थोड़ा दूर था और सिर्फ 10 मीटर तक के एरिया में ही वो स्लो मोशन से चीजों को देख पा रहे थे। वो यू हाउ की तारीफ करते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि तुम्हारी रेंज इनफ नहीं है अभी। वहाँ इंचार्ज भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमें इसका कुछ बेनिफिट लेना है तो कम से कम इसकी रेंज 100 मीटर होनी चाहिए। इंचार्ज का नाम फैन यू है और यू हाउ फैन यू के पास आकर कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी ये सोल टेक्निक की पावर बढ़ती जाएगी।
उसको इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि सोल टेक्निक की पावर बढ़ती नहीं है। यू हाउ कहता है कि जब से उसके पास ये सोल टेक्निक है उसकी रेंज हर बार 1 मीटर बढ़ी है। वो मान जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम 100 मीटर की रेंज को अचीव कर लोगे तब हम तुम्हें जरूर कंसिडर करेंगे। मैं तुम्हें स्पिरिट गाइड टूल्स बनाना सिखाऊंगा। इस पर वो खुश हो जाता है और अब इंचार्ज फिर से काइतू को यू हाउ की स्पिरिट गाइड की जानकारी देने को कहता है। वो यू हाउ को अपने साथ ले जाते हैं और यू हाउ कहता है कि स्पिरिट गाइड टूल की पावर बहुत ज्यादा है, जिस पर वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा टूल को हम सीखते हैं वो मेली स्पिरिट गाइड टूल है और उनके नाम है रिमोट स्पिरिट गाइडिंग टूल और स्पेशल स्पिरिट गाइडिंग टूल। ये तीनों मिलिट्री स्पिरिट गाइड्स हैं और इनके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जैसे आइज, फायर, डिफेंस। शूटिंग स्पिरिट गाइड शूटिंग स्पिरिट गाइड टूल्स जो होते हैं उनमें बहुत प्रेशर की जरूरत होती है, इसलिए फैनियो तुम्हें लाए थे ताकि तुम अपने घोस्ट डिटेक्टर का यूज करके टारगेट लोकेशन को डिफाइन कर सको। और अगर तुम ऐसा कर सको तो इन स्पिरिट गाइड टूल की ताकत 10 गुना तक बढ़ जाएगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। अब टीचर सुओ उससे वापस बाहर ले जाती है और रास्ते में बताती है कि फैन यू वन ऑफ द बेस्ट घोस्ट मास्टर है और अगर तुम उसके सहयोगी बन गए तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ होने वाले एग्जामिनेशंस को पार करना होगा और अगर तुम एक में भी फेल हो गए तो तुम्हें श्रेक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहाँ फिर एकदम तांग्या आती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे पास जरूर पैसों की कमी चल रही होगी, फिलहाल मैं तुम्हें आज रात को मिलूंगी और हम दोनों कुछ पैसे कमाने के लिए चलेंगे। यू हाउ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी क्लास की अनाउंसमेंट हो जाती है, इसलिए वो तुरंत क्लास अटेंड करने के लिए भागता है और वहाँ क्लास में वैंग टोंग उससे पूछता है कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट आखिर है क्या। मेरी गार्डियन स्पिरिट बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की है जिसका नाम गॉडेस ऑफ लाइट है। यू हाउ बताता है कि उसकी गार्डियन स्पिरिट आय है और वो इसको स्पिरिट आय बुलाता है और इसी की वजह से वैंग टोंग उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया क्योंकि वो अपनी आय की वजह से पहले ही उसके अटैक को प्रेडिक्ट करके उससे बच जाता है। वैंग टोंग अब समझ जाता है कि वो कैसे इससे हार गया। यू हाउ पूछता है कि तुम्हारी सेकंड स्पिरिट मिलेनियल घोस्ट रिंग पर्पल क्यों है, जिस पर वो कहता है कि ये सीक्रेट है उसका। तभी वहाँ टीचर आती है और उनको फिर से फील्ड में जाकर असेंबल होने को कहती है। वो उन सभी को एक आर्मर देती है और कहती है कि ये आर्मर तुम्हारी बॉडी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और इसको पहनकर तुम्हें दौड़ना है। तुम में से कोई भी अपनी सोल टेक्निक का यूज नहीं करेगा और तुम में से जो लास्ट होगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब सब लास्ट में ना जाने के लिए दौड़ने लगते हैं और अब आर्मर को पहनकर दौड़ना उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो सभी लेकिन फिर भी जी जान लगाकर भाग रहे हैं। भागते भागते वो सब बहुत थक जाते हैं और उनमें से कई रेस्ट के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन यू हाउ जिसको किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकलना था वो भागता रहता है और उसकी सांसें फूलने के बावजूद भी वो भागता रहता है। उसकी विल पावर को देखकर सब चौंक जाते हैं और मोटिवेट होकर भागने लगते हैं। अब उसकी बॉडी के अंदर मिस्टीरियस स्काई स्ट्राइक होने लगता है क्योंकि जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तब वो मिस्टीरियस हेवन स्ट्राइक को परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी मेरिडियंस डबल हो जाती हैं और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और वो अब मोटिवेट होकर फिर से भागने लगता है। वैंग टोंग उसको बुरी तरह से धक्का देकर उसको सहारा देता है और दोनों साथ में फिर रेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सभी रेस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन टीचर कहती है कि मैंने कहा था कि जब तक बेल रिंग ना हो तब तक तुम भागते रहोगे, लेकिन यू हाउ को छोड़कर सब रेस के लिए रुके, इसलिए यू हाउ को छोड़कर सभी को एलिमिनेट किया जाता है। ये सुनकर सभी काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो खुश भी हैं कि सभी ने रेस कंप्लीट की, इसलिए वो सभी को एक और मौका दे देती है और कहती है कि आज के दिन कोई भी एलिमिनेट नहीं किया जाएगा क्योंकि तुम सभी ने रेस कंप्लीट करके ये दर्शाया है कि तुम इस एकेडमी में पढ़ने के काबिल हो। तुम्हें यू हाउ से जो मोटिवेशन मिली थी और जिसकी वजह से तुम रेस को छोड़कर फिर से भाग खड़े हुए वो सराहनीय है, इसलिए मैं यू हाउ को मॉनिटर बनाती हूँ इस क्लास का। सभी यू हाउ को हवा में झुलाने लगते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।